2024 में एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी क्या दिखी? उस समय उन्होंने कुशवाहा फोटो पर भरोसा नहीं किया। जदयू के पास तीसरी बड़ी पार्टी का जो तमगा मिल गया उसको खत्म करने का समय इसी विधानसभा में है। सरकार तो बनी लेकिन सरकार डगमगाती सरकार बनी और यही कारण रहा है कि नीतीश कुमार 2 बार पलटी मार चुके हैं। चिराग पासवान 20 सीटों पर मानने वाले हैं नहीं और रोड पे उतरने के बाद 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया। जदयू और बीजेपी के बाद अगर तीसरा एनडीए में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में कोई है तो वो खुद चिराग पासवान है। अगर एनडीए को सरकार में वापसी करना है, उपेंद्र कुशवाहा को साथ में रखना हो। नीतीश कुमार जहां थे वहां पर तो वोट दिया लेकिन जहां बीजेपी थी वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा बीजेपी को। नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में विधानसभा के सीटों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में एनडीए में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसकी लड़ाई जारी है। आज इन्हीं सीटों के समीकरण को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सीनियर पत्रकार राज पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद पायल आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि एनडीए में सीटों के गठबंधन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एनडीए के गठबंधन को लेकर के लोगों में भी ये उत्सुकता है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है और इसे लेकर के चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो रालोसपा हो, चाहे वो हम पार्टी हो या फिर जदयू ही क्यों ना हो, उनके कार्यकर्ताओं में है कि कौन कितने सीटों पर लड़े, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें टिकट मिले। हर सीट पर अपनी दावेदारी है। एनडीए में एक देखिए मोटा मोटी एक आंकड़ा तो लगभग मिला, चर्चा उसी पे किया जा रहा है और इसी पर अब लड़ाई भी छिड़ गया है। जो जानकारी मिली सामने आई, मीडिया के सामने आया, उसके बाद हालांकि इस पर कई लोगों ने इसे कहा कि अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि कौन कितने पर लड़ेगा। अब सवाल ये है कि लोगों को ये जानना है कि कहां पर चिराग की स्थिति बनेगी। देखिए, एक आंकड़ा आया कि जदयू जो है 102 सीटों पर लड़ सकती है, 101 सीटों पर जो है वो बीजेपी लड़ सकती है, 20 सीट चिराग पासवान को मिलने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10 सीटें मिलेंगी। वहीं पर अगर बात करें तो 10 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलने वाली है। तो मोटा मोटी 243 सीटों का जो है वो एक आंकड़ा दे दिया गया कि इसी पर अब स्थिति बनेगी। लेकिन मामला थमता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि चिराग पासवान 20 सीटों पर मानने वाले हैं नहीं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है आप समझिए। देखिए, 2020 विधानसभा के चुनाव को आप देखेंगे तो वहां पर बंटवारा जब टिकट का हुआ था उसमें जदयू भाजपा दोनों बड़ी छोटी भाई की तरह पार्टियों की तरह सामने आई थी और सीटों का बंटवारा हुआ था। उसमें मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी ये साथ में थे, उपेंद्र कुशवाहा साथ में नहीं थे, चिराग पासवान साथ में नहीं थे। चिराग पासवान ने जो है उस समय जदयू के खिलाफ जो है हुंकार भरा, जदयू के खिलाफ रोड पर उतरे और रोड पर उतरने के बाद 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया। अब ऐसे में लड़ाई क्या हुआ, रिजल्ट आया तो रिजल्ट में जदयू को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सरकार तो बनी लेकिन सरकार डगमगाती सरकार बनी और यही कारण रहा है कि नीतीश कुमार 2 बार पलटी मार चुके हैं इसी 5 साल में। तो अब जदयू के पास तीसरी बड़ी पार्टी का जो तमगा मिल गया उसको खत्म करने का समय इसी विधानसभा में है। इसलिए आप देखिए कि पिछले 1 महीने से जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं, योजना दे रहे हैं, वो साफ संकेत दे नीतीश कुमार एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी इसमें निर्णायक भूमिका में हम हैं, हम जो चाहेंगे बिहार में वही होगा। और इसीलिए लड़ाई है चिराग पासवान के लिए कि जो 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और ऐसे जगह उतारे थे जो भागे हुए थे, एनडीए से जो नाराज होकर निकले थे, एनडीए से खपा होकर निकले थे, उनको मौका नहीं मिला था तब निकले थे, वैसे लोग जो गए थे चिराग पासवान के साथ, उनके लिए समस्या है कि अगर वहां पर सीट नहीं लेते हैं, दावा नहीं करते हैं उस सीट पर जो दूसरे नंबर पर कई जगहों पर चिराग के उम्मीदवार रहे हैं, तो फिर सवाल ये है कि उनके उम्मीदवार जाएंगे कहां और अगर जाएंगे तो एनडीए का वोट बैंक भी खिसकेगा। इसलिए चिराग नहीं चाहते हैं किसी तरीके से वैसे जगहों से जो उम्मीदवार अपनी दावेदारी मजबूत करके रखा है, जो दूसरे नंबर पर रहा है या तीसरे नंबर पर रहा है, वो हमसे छूटे। हाँ, कई बार चिराग पासवान के पास ये भी हुआ कि कई उम्मीदवार हैं जो भाजपा से शामिल हुए थे, उनको उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन इस बार का समीकरण चेंज होगा। इस बार भाजपा भी लड़ेगी, जदयू भी लड़ेगी, लोजपा को भी लड़ना होगा, रालोसपा को भी लड़ना होगा, आरएलएम की जिसकी बात कर रहे हैं हम, आरएलएम है बाबू रालोसपा से, और उसके बाद फिर हम पार्टी को, ये पांचों को लड़ना है। तो अब वो समीकरण में बैठाना है। हालांकि 40 सीटों से ऊपर भी मांग कर रहे हैं चिराग पासवान जी।
सर लगातार यहाँ बात हो रही है चिराग पासवान जी को लेकर, तो चिराग पासवान को इस चुनाव में 20 सीटें देने की बात कही गई है, तो क्या चिराग पासवान 20 सीटों में मानेंगे? नहीं नहीं, देखिए यही तो लड़ाई है ना, इस एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी लड़ाई चिराग की है। चिराग पासवान साफ तौर पे अपनी ताकत को समझ रहे हैं। 2024 में उनको 5 सीटें मिली थी, वो भी लड़कर मिला था। तो एक बात तो आप जान लीजिए, जदयू और बीजेपी के बाद अगर तीसरा एनडीए में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में कोई है तो वो खुद चिराग पासवान है। उसके बाद चाहे वो आपको आरएलएम हो या फिर आपको हम पार्टी ने एक सीट मिला था, उसी कद से समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। देखिए चिराग पासवान को 5 सीट मिला, 5 सीट चिराग पासवान जीते। लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में अब चिराग जो 100% स्ट्राइक रेट रख रहे हैं, चाहे वो झारखंड में हो, दिल्ली में हो, जहां भी उनको मौका मिला उन्होंने जीत दिया दिलाया। यहाँ तक कि क्षेत्र में भी वो जा रहे हैं, एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। तो वो ताकत उनको मालूम है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो एनडीए के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास कई स्कोप है। देखिए उनका स्वागत करने के लिए राजद भी तैयार है, जनसुराज भी तैयार है, इसलिए उनकी चिंता ये नहीं है। जो 2020 में लड़ सकता है पायल, वो 2025 में भी अकेले लड़ सकता है। उसके लिए मुश्किल नहीं है। लड़ना किसे है? लड़ना नए लोगों को पड़ेगा जिनका अभी तक कोई आधार नहीं है। लेकिन ये चिराग पासवान का एक अपना आधार है। उनके 100 से ज्यादा कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। हर जिले में उनकी पार्टी का विस्तार हो चुका है। वो हर जिले में चाहें तो अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। इसलिए वो उनके दिमाग में है कि जितने जिले हैं कम से कम वहां पर एक सीट जो है उनको मिले, ताकि वो तमाम जिलों में अपनी भूमिका बनाए रहे। इसलिए निश्चिंत रहिए, 20 सीटों पर चिराग नहीं मानेंगे। जो हमारे सूत्रों से खबर आ रही है या जो राजनीतिक जानकार हैं वो साफ कर रहे हैं, 20 से नहीं मानने वाले हैं। 20 से ज्यादा सीटें एनडीए को देना होगा। अब कौन देगा? चाहे वो बीजेपी अपने खाते से दे दे या जदयू तो देने से रही, लेकिन जो भी देगा बढ़ा कर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर 2025 में सरकार बनाने में मुश्किलें आ सकती है। सर इस बार के चुनाव में किसका पल्ला भारी देखने को मिलेगा, चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी? और देखिए अब ये तो समय बताएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, किसे कितना मौका मिला है। देखिए अगर चिराग पासवान को 30 से प्लस सीटें मिलती हैं, हम मान के चलते हैं कि 30 से प्लस भी अगर सीटें मिलती हैं, और जीतन राम मांझी को 10 ही सीट मिलता है, तो 10 पे ही वो ताकत दिखाएंगे और वो 30 पर दिखाएंगे। तो ये तो अलग चीजें हैं कि किसको ज्यादा ताकत होने वाला है। लेकिन जिससे मिलेगा, अब जीतन राम मांझी के लिए अपनी ताकत दिखाने का समय यही है। देखिए चिराग पासवान ने दिखा दिया, 2020 में उन्होंने दिखा दिया, उसके बाद 2024 में दिखा दिया। 24 में 5 सीटें मिली, 5 पर 5 जीते। वो स्ट्राइक रेट मेंटेन किया 100% का। तो अब जीतन राम मांझी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए ये बड़ा चैलेंज होने वाला है। इन लोगों को जो सीटें मिलेंगी, चलिए मान के चलिए आपके 10 सीटें मिलेंगी हम पार्टी को, उन 10 सीटों को एनडीए में चिराग के रहते, उपेंद्र कुशवाहा के रहते, नीतीश कुमार के रहते, मोदी जी के रहते, अगर वो 10 सीट जीत जाते हैं तो फिर वो ताकत बनकर सामने आएंगे। तब आप कंपैरिजन करिए दोनों में किसकी ताकत दिखेगी। फिलहाल की स्थिति में चिराग इन सबसे आगे हैं। अभी चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, उनको अपनी ताकत दिखानी होगी। ये लड़ाई इस बार होने वाली है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनसे एनडीए को कितना फायदा होने वाला है? देखिए बहुत फायदा होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करके एनडीए चुनाव नहीं जीत सकता है। अगर एनडीए को सरकार में वापसी करना है, उपेंद्र कुशवाहा को साथ में रखना होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जितने भी राजनीतिक जानकार हैं वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उसके आंकड़ों को समझिए आप, उसके समीकरण को समझिए आप। उपेंद्र कुशवाहा जाति का एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है। कुशवाहा के नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जाने जाते हैं। अभी भी देखिए राजद में कई नेता हैं कुशवाहा के, चाहे वो आपको अभय कुशवाहा हो या फिर आलोक मेहता हो, ऐसे कई नाम हैं जो कुशवाहा वोटर को टर्न अप कर सकते हैं राजद की ओर, जो 2024 में दिखा। लेकिन 2024 में एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी क्या दिखी? उस समय उन्होंने कुशवाहा वोटरों पर भरोसा नहीं किया, कुशवाहा जाति पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। और यही कारण रही, अगर उपेंद्र कुशवाहा को, चूंकि खुद अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, बीजेपी ने एक भी सीट
कुशवाहा जाति को नहीं दिया। तो इस वजह से जो कुशवाहा वोटर थे, देखिए कुशवाहा वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो चढ़े काराकाट में। कुशवाहा वोटर्स जहां नीतीश कुमार थे, लवकुश की राजनीति को कहा जाता है, नीतीश कुमार जहां थे वहां पर तो वोट दिया, लेकिन जहां बीजेपी थी वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा बीजेपी को। कुशवाहा वोटर की रुझान जो है उनके तरफ नहीं गए। लेकिन अब एनडीए कह रहा है कि हम मजबूत हैं, और उसी मजबूती के तहत काराकाट का चुनाव हारते हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद भी उनको राज्यसभा भेजा जाता है। अब देखिए किस तरीके से एनडीए को अभी उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, और यह भी है कि अगर एनडीए मजबूत के तौर पर सामने आया, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ जुड़े रहे, तो निश्चिंत मानिए आपके जो वोट बैंक राजद की ओर बढ़ते जा रहा है, कुशवाहा वोटों का जो वोट बैंक है खैये वो जिस तरीके से राजद की तरफ रुझान दे रहा है, उपेंद्र कुशवाहा काफी हद तक जो है उन्हें एनडीए की ओर मोड़ने में कामयाब होंगे। अभी भी वो कुशवाहा के बड़े नेता के तौर पे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी ने अभी देखा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे सीनियर पत्रकार राज पाठक जी, जिन्होंने बिहार में विधानसभा के सीटों को लेकर अपनी बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखी है। इसी तरह के खोज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी। धन्यवाद।